हेलो यार, इन प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में बात करने वाले तुम्हारे क्लास 10 के पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले श्योर 30 क्वेश्चंस के बारे में। ये वो श्योर 30 क्वेश्चन है जिनके 100% गारंटी कि तुम्हारे क्लास 10 के फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे। हर साल वो आते हैं। तो मैं चाहता हूं यार कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, पढ़ाई भी कर रखी है, तो सबसे पहले तुम ये श्योर 30 क्वेश्चन करो। अगर तुम ये श्योर 30 क्वेश्चन कर लोगे, मैं आज मैथ में भी बताऊंगा, साइंस में बताऊंगा, एसएसटी में बताऊंगा, तीनों सब्जेक्ट में 40 नंबर का तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट होगा। 40 में 35 मार्क्स के तुम्हारे यही श्योर 30 क्वेश्चन आएगा। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। तुम्हारे मैथ्स में ये 30 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसमें 40 में 35 का डायरेक्ट वो आएगा। फिर मैं साइंस में तुम्हें बताऊंगा 40 में 35 मार्क्स का डायरेक्ट आएगा। फिर मैं एसएसटी में बताऊंगा 40 में 35 मार्क्स का डायरेक्ट आएगा। तो भाई शुरू से लेकर अंत तक जमे रहना। अगर तुम इस वीडियो कर लेते हो, मेरी इस बात की गारंटी है, पीरियोडिक टेस्ट में इस बार तुम स्टार्टिंग में टॉप मार दोगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेस्ट श्योर 30 क्वेश्चन। पहले मैथ के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग साइंस देखेंगे, फिर एसएसटी देखेंगे। तीनों में से 40 में 35 मार्क्स का मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। मैं क्या चीज यूज कर रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस यूज कर रहा हूं। मतलब होता क्या, जैसे 80-20 रूल का यूज करके मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा। देखो होता क्या है, मान के चलो तुम्हारे सिलेबस में 100 क्वेश्चन है, मैथ में 100 क्वेश्चन है मान के चलो, तो मैथ में से तुम्हारा जो 100 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में से सिर्फ 20% पेपर आता है। समझना बात को। और बाकी 20 क्वेश्चन जो मान 100 में से 80 क्वेश्चन में सिर्फ 20 बाकी जो 20 मेन क्वेश्चन आते हैं, उससे तुम्हारा 80% पेपर आ रहा होता है। समझ बात को, 80% पेपर आता है, वही 20 क्वेश्चन हमें पकड़ने, वही 20 to 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो तुम्हारा मैक्सिमम पेपर आता है, 80% पेपर आता है। और उनको करने के बाद कि मेरी गारंटी, मैथ में भी टॉप मारोगे, साइंस में भी टॉप मारोगे, एसएसटी में भी टॉप मारोगे, सब सब्जेक्ट में तुम टॉप मारोगे। ठीक है, तो हम लोग पीरियोडिक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे बोल रहे थे पेपर ही लीक समझ लो इस वीडियो को। इसको करने के बाद तुम्हें कोई रोक नहीं पाया, एक वीडियो में पूरा पीरियोडिक टेस्ट खत्म है। हम लोग आते हैं तुम्हारे मैथ्स के श्योर 30 क्वेश्चन में। मैं फिर बोल रहा हूं यार, तुम जो भी कर रहे हो कर लो। पीरियोडिक टेस्ट में तुम्हारा जो भी पेपर आएगा, तुम्हारा इसी वीडियो से आएगा। तुम पहले इन क्वेश्चनों को लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं। सबसे पहले तुम्हारे यही क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद कोई आलतू फालतू क्वेश्चन तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो मेन क्वेश्चन जो डायरेक्ट पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे। तुमने बहुत कुछ पढ़ रखा, मेरे कोई दिक्कत नहीं, पहले ये क्वेश्चन कर लो कि तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर इससे आ जाए। उसके बाद तुम जो क्वेश्चन करना करते रहो। और अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा पीरियोडिक टेस्ट के लिए, फिर तो तुम यही क्वेश्चन करो भाई, यही तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट आने वाला है। ठीक है, हम लोग पहले मैथ्स करेंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 करेंगे, रियल नंबर, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे साइंस में, फिर हम लोग करेंगे तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। उसका तुम्हारा क्या है, तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसका तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और उसके बाद तुम्हारा एक और चैप्टर क्या है, लाइट प्रोसेस। वो 3 चैप्टर हम लोग करेंगे साइंस में। फिर हम लोग आएंगे एसएसटी में, वहां पर हम लोग करेंगे पावर शेयरिंग, राइज ऑफ नेशनलिज्म, यूरोप, उसका तुम्हारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके बाद डेवलपमेंट। सब सारे के स्टार्टिंग के चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। मैथ, साइंस, एसएसटी तीनों का पीरियोडिक टेस्ट में तुम टॉप मार दो, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। ठीक है, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं मैथ्स के रियल नंबर पे। रियल नंबर में क्या आता है भैया, इसमें पहला क्वेश्चन है तुम्हारा कि प्रूव दैट √2, √3, √5 इज इरेशनल। इरेशनल प्रूव करने के लिए आएगा, √2 आएगा या √3 आएगा, √5 आएगा। तुम एक सीख जाओगे, तीनों का लगे, ये एकदम 100% कंफर्म है कि आता ही आता है पीरियोडिक टेस्ट में। क्लियर वाले बता, इसको तुम अच्छे से करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, a बाय b के फॉर्म में करके स्क्वायरिंग करके रेशनल अलग, इरेशनल अलग। समझ रहे बात को। उसका तुम c पुट करके जो प्रूव करते हो, समझ रहे बात को। c इज इक्वल टू मतलब b इज इक्वल टू 2c या 3c या 4c करके इस तरह पुट कर, जो बच्चे जानते हैं वो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये बहुत इजी है, आराम से आता है। क्लियर वाली बात, ये बार-बार पेपर में आता है। क्लियर वाली बात है। दूसरा तुम्हारा क्या रहेगा कि प्रूव दैट, अब देखो 3 + 2 √5 इज इरेशनल। यहां पर तुम क्या a बाय b के फॉर्म में करके रेशनल अलग, इरेशनल अलग। ठीक है, उसका तुम्हारा चेक वेदर 6n या तुम्हारा 4n, दोनों में से एक आएगा। 6n के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कैन नेवर एंड विद अ डिजिट, ये तुम्हारा बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता है। ठीक है, उसको तुम्हारा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम एचसीएफ तुमने निकालना, बहुत बार डायरेक्ट नहीं आएगा। कई बार डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट तब आएगा जब तुम्हारा 3 आएगा, जैसे कि तुम्हारा 6, 72 और 120, तब तुम्हारा डायरेक्ट आता है। ऐसे तुम्हारा क्या आता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा किस तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये वाला तुम्हारा आ जाता है कई बार। तो 3 नंबर का ये भी समझ लो, मतलब 3 नंबर का ये पकड़ना, 3 नंबर का ये पकड़ना, बाकी 3 नंबर का ये पकड़ना। ठीक है, उसका तुम्हारा एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, और तुम्हारा ये नंबर दिया वो आर कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर, ये क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इतना तुम कर लेना, काम खत्म है। इतना ही तुम कर लोगे, मैक्सिमम काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी कुछ स्कूलों में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एलसीएम एचसीएफ से, वो मैं दिखा देता हूं। क्लियर वाली बात है। उससे पहले तुम्हारा एमसीक्यूज आएगा, वो मैं दिखा दे रहा हूं। एमसीक्यू तुम्हारा एचसीएफ निकालना इजी पीजी, कई बार आ जाता है एचसीएफ निकालने के लिए। उसके बाद बोलता है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ p² एंड b इज इक्वल टू p क्यूब। ठीक है, अब तुम्हें बोल रहा है p and q आर बीइंग प्राइम नंबर्स, फाइंड एचसीएफ ऑफ a b। एचसीएफ का मतलब कभी भी तुम अगर एचसीएफ बोला है ना, तुम समझना छोटा। एचसीएफ का मतलब छोटा नंबर और एलसीएम का मतलब बड़ा नंबर। इन दोनों का एचसीएफ तुम कैसे निकालोगे, आप दोनों का एचसीएफ रहेगा। तो एचसीएफ का मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन है। अब एचसीएफ में a क्या लिखा हुआ मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं एक बार, p q²। ठीक है, और b का मतलब क्या लिखा हुआ है, p³ और क्यू। अब तुम क्या करते हो, दोनों में जो कॉमन रहता है उसको तुम एचसीएफ ले लेते हो। क्लियर वाला होता है। एचसीएफ तुम उसको किसको लेते हो, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन रहता है। अब मान के चलो एक कोई नंबर है जिसका फैक्टर है p q², तो तुम फैक्टर की तरह इसको ट्रीट करो। अब इसमें तुम्हारा कॉमन क्या गया, एक p कॉमन मिल जाएगा तुम्हें, और
पी एक ही है, पी कॉमन मिला, एक क्यू कॉमन मिला, तो पी क्यू तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा, तो यहां पर तुम पी क्यू में टिक मार दोगे। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते पेपर में, इसलिए मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, मैं वो बंदा हूं ना भाई जिसने मैथ के स्टैंडर्ड पेपर में 90 नंबर फोड़ रखे, तो मेरे लिए और 12 तक के आगे तक की मैथ पढ़ा रखी है, तो ये बहुत ईजी मैथ है मेरे लिए, मेरे को पता है क्या आएगा कैसे आएगा, डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि एचसीएफ निकालने रहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वाला तुम्हारा ये एचसीएफ निकालना रहता है, एचसीएफ दिया रहता है, एलसीएम निकालना रहता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तुम्हें याद है ना, a into b इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ab into एलसीएम ऑफ ab, वो फार्मूला तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, क्लियर वाली बात है। उसको तुम्हारा क्या एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा आता है स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर को तुम्हें एलसीएम आता है, तो कंपोजिट और प्राइम नंबर तुम्हें पता होना चाहिए, क्लियर वाला। तो ये तुम्हारा आएगा एमसीक्यूज में, इससे हमारे एमसीक्यू नहीं आते। अब तुम्हारा देखो रेशनल इरेशनल पे तुम्हारा एमसीक्यूज आता है, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं। रेशनल इरेशनल का मतलब कभी भी कोई चीज इरेशनल कब बोली जाती है, मैं तुम्हें एक मिनट मेरे को देना, मैं बता रहा हूं। कभी भी कोई चीज इरेशनल तभी बोली जाती है जब उसमें रूट लग जाए, रूट थ्री प्लस टू, √3/2, कभी भी कहीं रूट दिख जाए समझ जाना वो इरेशनल है, रूट ना दिखे तो वो रेशनल है। कितना भी कुछ हो जाए, 1.5 भी रेशनल है, ठीक है, 1.1/2 भी रेशनल, सब रेशनल है, जब तक रूट नहीं रहेगा वो रेशनल है, ठीक है। अब पूरा प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, अब भाई मान के चलो कि नॉन जीरो रेशनल 2 ले लेते हैं और इरेशनल को √3 रहते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2√3 होगा। मतलब क्या, हमेशा तुम्हारा क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा, कभी रेशनल नहीं हो सकता। वो तो ये तुम्हें फंसाने के लिए दे दिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम्हें मेन न्यूमेरिकल वाला सवाल, जो मेन न्यूमेरिकल, ध्यान से सुना, मेन न्यूमेरिकल वाला सवाल जो तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा। अब ये न्यूमेरिकल देखो, अब इस एलसीएम एचसीएफ वाला सवाल आता है न्यूमेरिकल, बच्चा नहीं पकड़ पाता बिल्कुल, ये सबसे टफ क्वेश्चन होता है, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, एक्सपीरियंस लेके समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले तुम्हें एचसीएफ एलसीएम दो चीजें होती है। एचसीएफ मतलब तुम्हें हमेशा समझना है कि वो कम कोई चीज जब कम निकालनी है तो एचसीएफ निकलेगा, और कोई चीज जब ज्यादा निकालनी है तो वो एलसीएम निकलेगा, क्लियर वाली बात है। अब होता क्या देखो, टू इनहांस, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा 3 नंबर का आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन आएगा तुम फंस जाओगे। तो तू बोल रहा, तू इनहांस रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट ऑफ स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी को नॉमिनेट करने के लिए तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स को बुला रहे। देयर आर सेक्शन ए एंड बी इन ग्रेड 10, ग्रेड 10 में 2 सेक्शन है। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। मतलब ए सेक्शन जो है तुम्हारा उसमें 32 है और बी सेक्शन जो है तुम्हारा उसमें 36 स्टूडेंट, ठीक है। अब तुम्हें क्या बोल रहा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स विल एक्वायर सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ए एंड बी। अब बोला मिनिमम नंबर ऑफ बुक कितने होंगे जो उनको पढ़ने के लिए जाए। बच्चा कंफ्यूज, भैया कैसे निकाले, इसमें एलसीएम या एचसीएफ दोनों में से एक चीज पूछ रहा होता है। अब मिनिमम और मैक्सिमम पर मत जाना, बहुत टीचर बोल देते हैं कि मिनिमम मतलब एलसीएम निकालना है, मिनिमम मतलब एचसीएफ निकालना है, और मैक्सिमम मतलब एलसीएम निकालना, वही बच्चा फंस जाता है। होता क्या है देखो, तुम्हें अंदाजा लगाना। अब बोला मिनिमम नंबर ऑफ बुक, अब तुम सोचोगे यार इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो वो तो छोटा नंबर आ जाएगा, इनसे छोटा नंबर आएगा एचसीएफ निकालेंगे तो क्या भैया, मान के चलो एचसीएफ आया 4, तो क्या 4 बुक इतने बच्चे पढ़ पाएंगे? दोनों का अगर तुम सम करोगे तो 68 आ रहा है, क्या पढ़ पाएंगे? इनका एलसीएम से ही बच्चे पढ़ पाएंगे। तुम सोचो, तो इन दोनों का अगर तुम एलसीएम निकालोगे तो कुछ मिनिमम नंबर ऑफ बुक है जिनको मिला के तुम बच्चे पढ़ सकते हैं। समझ रहे बात को, मिनिमम नंबर ऑफ बुक मतलब इनको 4 मिल गए, इनको 4 मिल गए, इनको 4 मिल गए, ऐसा कुछ फैक्टर आता है। समझ रहे बात को, तो इनका एलसीएम तुम निकालोगे तो तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर वाली बात है। एचसीएफ मत निकालना इनमें, तुम दिमाग लगाओ। एचसीएफ मतलब ज्यादा, तो तुम्हें ज्यादा ही चाहिए होगा ना, तो ज्यादा ही बुक चाहिए होगी तभी तुम बच्चे पढ़ पाएंगे। एलसीएम निकालो तो कम आ जाएगा, मतलब 4 बुक, अगर क्या तुम्हारा 68 बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ एलसीएम निकाल के काम खत्म कर देना, ठीक है। थोड़ा सेंस लगाना, मिनिमम मैक्सिमम पर नहीं जाना। मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो सीबीएसई में डायरेक्ट आता है, हर साल तुम्हारा पीरियड टेस्ट में आता है, मैं दिखा रहा हूं। उसमें तुम्हारा बोलता है कि नेशनल आर्ट ऑफ कंजर्वेशन गॉट। अब इसमें देखो ये वाला खेला लगे थोड़ा सा, इसमें एचसीएफ निकालना रहता है। अब मेरी बात को सुन, नेशनल आर्ट ऑफ कंजर्वेशन गॉट, मैं हर क्वेश्चन नहीं समझाने बैठा हूं, मैं एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूं, मैं हर क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरा बच्चा एग्जाम में जाकर ना फंस जाए, इसलिए मैं यहां टाइम दे रहा हूं। क्लियर वाली बात है, मेरे को समझाने की कोई नीड नहीं होती, मैं आंसर देकर निकल सकता हूं, बच्चा गलती ना कर दे इसलिए मैं समझा दे रहा हूं। क्लियर वाली बात है, सुनो ध्यान से सुनना। नेशनल आर्ट ऑफ कंजर्वेशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंट्री व्हिच आर 60 इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अब हमें पता चला कि 60 म्यूजिक यूज कर रहे, ठीक है भाई, 60 म्यूजिक कर रहे, चलो ठीक है। 84 इंटरेस्टेड इन डांस, 84 नाचना चाहते हैं भैया, बहुत बढ़िया बात है। 108 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन हैंडक्राफ्ट, वो नाव बनाना चाहते हैं, तो हमें मिलकर 60 म्यूजिक में, 84 डांस में और वो हैंडक्राफ्ट में, ठीक है। कोई भी तुम्हारे 108 हैंडक्राफ्ट में, ठीक है। बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजर वांट टू कीप मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स इन सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट, देखो यहां पे मिनिमम लिखा हुआ लेकिन यहां एचसीएफ निकलेगा, तुम ध्यान रखना, कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द सेम क्राफ्ट। अब तुम्हें देखो ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप बनाना है तो मान के चलो ये तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम तुम सोचो, इन तीनों का सम मेरे हिसाब से 250 के आसपास आ रहा, तो ग्रुप बनाएंगे तो 1000 ग्रुप तो नहीं बना देंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 1000 के आसपास आ जाएगा। तो एलसीएम नहीं चाहिए, मतलब कि तुम्हारा एचसीएफ चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप निकालना है, यहीं से तुम्हें दिमाग लग गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मिनिमम इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना। यहां पर देखो एचसीएफ निकाला कितने प्यार से, एचसीएफ निकाला 12 है। अब बोल रहा है कि तुम्हारा क्या बोल रहा है
नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल देना, तुम नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालोगे? अब तुम्हें एचसीएफ तो पता चल गया इसका, अब तुम डिवाइड करते जाओगे, 60 से 12 को डिवाइड कर दोगे, आगे नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे तुम्हारा, ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे तुम्हारा, इसी तरह सारे ग्रुप निकाल, टोटल ग्रुप तुम बता दोगे। तो ये तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, रियल लाइफ क्वेश्चन है, यही तुम्हारे पेपर में आया था, बच्चों से बनते नहीं, क्लियर वाली बात है, तो ये तुम अच्छे से कर लेना, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल तुम्हारा इजी पीजी रहेगा भाई, मैं कुछ क्वेश्चन गिन के दूंगा पॉलिनोमियल में, गारंटी के साथ वही आएंगे, क्लियर वाली बात है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं, एक्स क्यूब वाला कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं, अगर टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है आरडीआरएस में तो नहीं पढ़ना है, क्लियर वाली बात है। तुम्हारा फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये तुम वेरीफाई करोगे, तुम्हारा ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, ये दोनों तुम फार्मूला से वेरीफाई करोगे और ये तुम्हारा रहेगा इक्वेशन रहेगा, क्लियर वाली बात है। तो ये इक्वेशन है, इसको तुम्हें जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमेशा यही क्वेश्चन आता है, क्लियर वाली बात है। ये हो सकता है इक्वेशन चेंज कर दे, कई बार क्या करता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कर देता है, वो तुम्हें ध्यान में रखना, वो तुम्हें जीरो समझ निकाल के रखना, समझ रहे बात को, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कर देता है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x इंटू एक्स माइनस 3, इसको तो ऐसे भी ले सकते हैं, समझ रहे बात को, तो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पूरा भाई पॉलिनोमियल ही खोलो, इसमें 2-3 टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं भाई। पहला तो तुम्हारा जीरोस खोजने बोलेगा, दूसरा बोलेगा भाई पॉलिनोमियल ही खोज दो भैया, पॉलिनोमियल ही खोज के निकाल दो। दिस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2। अब सम ऑफ जीरोस बोल रहा -3, मतलब सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू तुम लिखोगे -3, यही फॉर्मूला लगा के, और प्रोडक्ट लिखोगे तुम सी बाई ए इज इक्वल टू 2, तब तुम्हारा निकल जाएगा, क्लियर वाली बात है, अल्फा बीटा, ठीक है। अब बोल रहा है अब तुम्हारा पॉलिनोमियल निकल जाएगा, ठीक है, वो तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल के निकाल सकते हो, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन ध्यान है ना, मेन क्वेश्चन जो तुम्हें फंसाने के लिए दिया था, मेन क्वेश्चन बोलेगा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना, ये तीनों क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे पॉलिनोमियल में किंग। पॉलिनोमियल बच्चों को लगता है यार बहुत क्वेश्चन है पॉलिनोमियल में, बहुत क्वेश्चन है भैया पॉलिनोमियल में। अरे यार हम टीचर है, 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें पता कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ दिखावा है, समझ रहे हो बात को। 2-3 क्वेश्चन है जिसे टीचर क्वेश्चन देते हैं, वो बच्चों को बताते नहीं, हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा क्या क्वेश्चन में तुम्हारा बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा ले लिया, हमेशा जीरोस को अल्फा बीटा ही बोलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल तुम्हें दे दीजिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब वैल्यू पूछेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तुम्हें जीरोस बोल दिया, अल्फा बीटा, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का पूछा। अब इसमें तुम्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, a 2 ab, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के तुम बना लोगे, ये हमेशा पूछा जाता है फंसाने के लिए, ठीक है। तुम्हें बोलेगा अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल दे देगा, अब बोला जाएगा तुम्हें कि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, या बोलेगा अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, मतलब कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। इसके अलावा तुम्हें बोलता है अल्फा -1 प्लस अल्फा बीटा -1 की वैल्यू निकाल दो, ये 3 वैल्यूज तुम्हें निकालने आने चाहिए। ये क्वेश्चन जनरली पेपर में आया था, कोई टीचर तुम्हें नहीं बताएगा, एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है, क्लियर हो जाता है। एनसीईआरटी एग्जामिनर क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है, हर बार पेपर में आता है, क्लियर वाली बात है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसका तुम्हारा क्या ग्राफ वाला क्वेश्चन, जिससे तुम्हारा एमसीक्यू बनता है, ध्यान से देखना। कोई भी चीज मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y fx हैज कितने जीरोस है। अब ये तुम्हें एक ग्राफ दे दिया, नीचे वाले ग्राफ में मत जाओ, ऊपर वाले ग्राफ पे जाओ, तो उसमें कितने जीरोस है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाला तुम ग्राफ देखो, जितनी बार कोई भी लाइन जितनी बार x को काटेगी उतनी बार उतने जीरोस तुम्हारे होंगे, क्लियर वाली बात है। मैं तुम्हें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, कोई भी लाइन जितनी बार x को काटेगी उतने जीरो। देखो ये लाइन जो है ये x एक्सिस कितनी बार काट रही है। मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूं कि x का काम है काटना, x का काम होता है काटना। जो बच्चे समझ रहे हैं समझ गए होंगे, x का काम होता है काटना, तो x को जितनी बार काटी होगी उतनी बार जीरो होगी। ये लाइन कितनी बार काट रही है x को, यहाँ पर x एक्सिस है, पूरा x एक्सिस, y से मतलब नहीं है, मैं कितना 1000 बार काट ले। x एक्सिस कितनी बार काट रही है, एक बार काटी, 2 बार काटी, 3 बार काटी, 4 बार काटी, 4 बार काटी, मतलब इसमें 4 जीरो होंगे, क्लियर वाली बात है। अब यहाँ पर तुम्हें पूछ रहा है ये x एक्सिस है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये इसमें कितने जीरो है, तो हमें दिख रहा है y से मतलब x को ये एक बार काटी, एक जीरो से। अब बोल रहा है ये एक जीरो कौन सा है, तो अब बोल रहा है कि इसमें कितने जीरो से, पहली बात एक जीरो, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें एक जीरो कौन सा पूछ रहा है, 1 जीरो कौन सा, जहां पर काट रही है वो जीरो, यहाँ 3,0 है, तो मतलब कि वो 0,3 है, तो वहां ये वाला आंसर है। और कहां से हो जाएगा, 3 में काट रही है, तो जहां काट रही है वहां जीरो है, तो ये तुम्हारा ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें ग्राफ दे दिया जाएगा, हो सकता है नंबर देना दे, ऐसे ग्राफ दे दिया, बोले कितने जीरो, यहीं पर एक ऐसे ग्राफ बना के दे दिया जाएगा। अब बोलेगा इसमें कितने जीरो है, तो यहाँ पर x को एक बार काटी, 2 बार काटी और 3 बार काटी, तो 3 जीरो हो जाएंगे, समझ रहे बात को, ये तुम्हारा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा फिर पॉलिनोमियल्स है। इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तुम्हें बोल रहा है इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट। अब ये तुम्हें निकाल लोगे, अल्फा बीटा निकाल के फॉर्मूला में डाल के निकाल लोगे, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है, ठीक है। उसके तुम्हारा क्या, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर तुम्हारा ऐसा ही क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में। उसका तुम्हारा बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तुम्हें कोई दे दिया क्या 33, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर तुम्हें बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ शायद के पूछ रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के तुम्हें निकालना पड़ेगा, क्लियर वाली बात है। वो थोड़ा सा मिसप्रिंट होकर के पूछ रहा है, ठीक है। उसका तुम्हारा व्हाट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कोई जीरोस निकाला, पॉलिनोमियल दिया जीरोस निकाला, तो इस टाइप के तुम्हारे एमसीक्यू बनते हैं। इतना तुम कर लेना, इससे बाहर नहीं, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये वो चीजें हैं, मतलब ये एक क्वेश्चन मैंने वहां से प्राप्त करी है, वहां से प्राप्त करी जहां से मेरे को पता हर स्कूल में क्वेश्चन आते हैं, मैं गारंटी के साथ तुम्हें बोल रहा यही आएगा, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, नहीं, ठीक है। उसके जिन बच्चों का लीनियर इक्वेशन आ रहा है पॉलिनोमियल, हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अब जीरोस दिया हो पॉलिनोमियल खोजना, तो अब वही वाला क्वेश्चन की पॉलिनोमियल खोजना, जीरोस दिया हो तो मैंने
तुम्हें जो स्टार्टिंग में बताया वही वाला क्वेश्चन जनरली पेपर में मिल जा रहा तुम्हें, ठीक है। अब जिन बच्चों का लीनियर क्वेश्चन आता थोड़ा तुम समझ लो बात को, जिनका लीनियर क्वेश्चन आ मैं समझा रहा हूं, इसमें तुम्हारा कुछ क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन तुम्हारा कोच ऑफ क्रिकेट, ध्यान देना, कोच ऑफ क्रिकेट करके क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना, कोच ऑफ क्रिकेट करके क्वेश्चन आएगा जो तुम्हारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 ये वाला पहला, ये तुम कर लेना, ये तुम कर लेना, गारंटी। उसका तुम्हारा एक लीडिंग लाइब्रेरी का क्वेश्चन आएगा जो तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, ठीक है। तो ये तुम कर लेना। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आएगा द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 10 है, ये क्वेश्चन कर लेना, खत्म है भाई। इसके बाहर को नहीं आता, टीचर तुम्हें लाख बोल दे इसके बाहर को नहीं देते, इससे देंगे तो न्यूमेरिकल देंगे। जिनका आ रहा है उनको बता दे रहा हूं, ठीक है, जिनका नहीं आ रहा उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका तुम्हारा बोला कि 5 ईयर्स एज वाला क्वेश्चन आएगा, वो तुम कर लेना। उसका तुम्हारा पेयर ऑफ इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफिनिट सॉल्यूशन। उसका तुम्हारा क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के पूछा था कई बार, रिप्रेजेंट कॉनकाइड लाइंस के, कॉनकाइड लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर इससे नहीं बनेंगे। क्लियर हो गया? हम लोग आते हैं साइंस पे। अब हम लोग आते हैं साइंस पे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पे। समझ रहे बात को? साइंस पे हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पे। हम लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पहले करेंगे, फिर तुम्हारा लाइव प्रोसेस और फिर तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन डिफ्रेक्शन, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा सा कलर बदल देते हैं, थोड़ा सा कलर कौन सा ले ये बदल देते हैं। क्लियर बात है? हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। सबसे पहले बैलेंस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बैलेंसिंग तुम्हें बैलेंस करने आना चाहिए, बैलेंस रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आ जाता है पेपर में, ठीक है। उसका तुम्हारा सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स ये वाला क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। उसका तुम्हारा शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट ये भी क्वेश्चन आएगा ऑन हीटिंग, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के तुम्हारा इंटेक्स क्वेश्चन में दिया, वो तुम्हारा ये क्वेश्चन आता है। ये 3 क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा क्या मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था, क्लीन किया था बिफोर बर्निंग। उसमें क्या होता है एमजीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, इसलिए उसको सैंड पेपर से क्लीन किया था, ठीक है। उसका तुम्हारा व्हाट डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, भाई सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम कर लेना, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड इन आयरन फिलिंग्स, कभी भी एसिड और आयरन का जब भी एसिड और आयरन को मिलाते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है, वही तुम्हें बताना है एमसीक्यू। इतने क्वेश्चन तुम्हारी जनरली आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। उसके बाद तुम्हारा क्या अब कुछ क्वेश्चन जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम कर लेना। उसका ये क्वेश्चन भी तुम करना, रेस्पिरेशन कंसीडर्ड वाला। उसका तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट एकदम आने वाला भाई, एकदम आने वाला कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, भाई साहब छप गया, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ये आता है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, उसका कहां गया यार, हाँ उसका तुम्हारा क्या एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स गेन ऑन लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब तुम्हारा क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये 2 टाइप्स की चीजें तुम्हारी आती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये 2 टाइप्स की चीजें तुम्हारी आती है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब तुम्हें पता क्या है, गेन ऑफ मतलब मेरे को ऑक्सीजन मिल गया मतलब मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, मैंने अगर लॉस कर दिया ऑक्सीजन के लिए, भाई ऑक्सीजन है भाई उड़ जाओ ऑक्सीजन, तो मेरा क्या हो गया रिडक्शन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन मिलेगा तो उसको गेन ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन को हम हटा देंगे तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, जिसको लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। समझ रहे बात को? तो ये तुम्हें गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन पे तुम्हारा आता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब वही शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट वाला क्वेश्चन बार-बार आता है, इसलिए मैं तुम्हें 2 बार दिखा दी, ठीक है, तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आते हैं आगे तुम्हारा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग। अब तुम्हारा कुछ एमसीक्यूज वगैरह एनसीईआरटी एग्जांपलर्स है, वो हमने निकाल के दिया हर बार जो पेपर में आता है, तो ये तुम कर लेना, इंपॉर्टेंट है। उसका ये तुम कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, मैं समझाऊंगा टाइम जाएगा, ठीक है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, उसको थोड़ा सा तुम आ गया, ये वाला तुम कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। थोड़ा रिलेशन से क्या बोलता है तुम्हारा रिएक्शन से, देखो यार तुम्हें एसएसटी तुम्हारा साइंस में तुम्हें कुछ आए नहीं आए, एक चीज तुम ध्यान में, तुम्हें रिएक्शन आना चाहिए, मैं गारंटी दे रहा हूं रिएक्शन तुम्हें आना चाहिए। मैंने 12th तक की साइंस पढ़ा रखी है, वहां रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है नहीं जरूरत है, नहीं पता, उसका डेफिनेशन जानना जरूरी नहीं है, ये A+B=AB बन जाता नहीं, एक तुम्हें एग्जांपल आना चाहिए, एक एग्जांपल आएगा काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हारा ये तुम एमसीक्यू का लेना। उसका हम लोग थोड़ा सा आगे आएंगे, उसका ये वाला तुम कर लेना, ये वाला एमसीक्यू तुम्हारा आएगा, इतना तुम कर लोगे काम खत्म है, इसी से आएगा। अब हम लोग आते हैं लाइफ प्रोसेस, जो तुम्हारा मेन चैप्टर है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में तुम्हारा इसे नंबर से ज्यादा आता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें डायरेक्ट आता है, तुम्हारा क्या है कि हाउ आर द लंग्स आर डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज गैसेस एक्सचेंज, भाई साहब छप गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है, ठीक है। इसको तुम कर लेना। उसका तुम्हारा डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, ये बार-बार आता है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है जो तुम्हारे किडनी में रहता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक, स्टमक में HCl का रोल क्या रहता है, एसिड बोलेगा या HCl बोलेगा, ये 3 क्वेश्चन भाई एकदम तुम कर लेना। पूरा लाइफ प्रोसेस बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पेज में मैंने सिमटा दिया, कुछ नहीं है भाई, इस पेज में सिमटा दिया, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या इतने क्वेश्चन तुम कर लोगे काम खत्म है तुम्हारा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम 3 होते हैं तुम्हारा क्या, सबसे पहले तुम्हारा ट्रिप्सिन क्या बोलता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 रहते हैं, सेलेवरली एमएलएस भी होते हैं, तो चारों का तुम फंक्शन याद रखना, क्लियर हो जाता है, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको तुम्हारा क्या हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, अब यहाँ पर विली का जिक्र आता है, विली करके एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विली इस टाइप का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका तुम्हें जिक्र आता है जो एब्जॉर्ब करता है खाने को, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये भी तुम्हारा आता है, एरोबिक एनारोबिक में भी आता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन तुम कर लोगे। अब तुम्हारा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है,
हाउ फाइट डाइजेस्टिव आवर बॉडीज, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आता है। व्हाट, अब तुम मजाक में मत लेना कि भैया मजाक करोगे, सही में क्वेश्चन छपने वाले, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। उसके तुम्हारा क्या, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। उसके तुम्हारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में आता है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल, इसमें जाइलम फोइलम का जिक्र आता है, ये क्वेश्चन तुम्हारा आता है, ठीक है। फोइलम क्या करता है, फूड ट्रांसफर करता है, पी से फोइलम, फी से फूड, एफ से फूड, ठीक है। और जाइलम क्या करता है, तुम्हारा जो वाटर मिनरल्स है वो ट्रांसफर करता है, क्लियर वाली बात है। तो फोइलम फूड करता है और जाइलम तुम्हारा वाटर मिनरल करता है, ठीक है। ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। ये तो इतना तुम्हारा क्वेश्चन। उसके तुम्हारा क्या है कि लाइप्रो से कुछ एमसीक्यूज है तो तुम कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, ये भी एमसीक्यूज है, कर लेना। उसके बाद इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में क्या हो रहा था, म्यूकस वगैरह रहता है, वो तुम कर लेना, इंपॉर्टेंट ये आते हैं, ठीक है। ये सारे एनसीईआरटी एग्जांपल्स होते हैं। उसके तुम्हारा हाफ फंक्शनिंग ऑफ हार्ट आता है, मैं तुम्हें 2 मिनट समझा दे रहा हूं। हार्ट तुम्हें ये वाला बनाने की जरूरत नहीं, एक हार्ट का डायग्राम यहां पर भी तुम्हें मिल जाएगा, ये हार्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ये बनेगा नहीं। हमारे एक स्कूल में टीचर थे जो 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनको था, उन्होंने बोला ये डायग्राम नहीं बनेगा एग्जाम में, तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं बनाना। कौन सा डायग्राम तुम्हें बनाना, हार्ट का, जब भी आए डायग्राम बनाने आता है हार्ट का, ये डायग्राम तुम्हें बनाना। ये 25 ईयर एक्सपीरियंस टीचर ने मेरे को बना के सिखाया, आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, हर साल बच्चों को देता हूँ, बच्चों को पूरे के पूरे नंबर आते हैं। इसमें तुम्हें हार्ट कैसे बनाना पहले तुम समझ लो। राइट साइड जो हार्ट का वो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, O2 नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें O2 प्रेजेंट है, जो रेड वाला ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। अब तुम्हें हार्ट इस तरीके से डिजाइन बना देना, सिंपल डिजाइन है, ऐसे करके डिजाइन बना दिया। अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, दोनों हार्ट दोनों साइड पंप करता है। बहुत बच्चे सोचते हैं यहां से लेता है यहां से छोड़ता है, नहीं। हार्ट क्या करता है, जो तुम्हारा सबसे पहले ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, सबसे पहले पल्मोनरी, सबसे पहले तुम्हारा वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ठीक है। उसके तुम्हारा क्या है, लेफ्ट राइट आर्टरियम में गया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से होते हुए तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी से निकल गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा राइट साइड पूरा हो गया। लेफ्ट साइड में तुम्हारा क्या है, ये सबसे पहले ब्लड आता कहां से, सबसे पहले ब्लड यहां से आता पल्मोनरी वेन से आता, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, उसका तुम्हारा एरोटा से बाहर निकलता है, एरोटा से बाहर मतलब ऐसे ऐसे गया, ऐसे करके ऐसे करके बाहर निकल गया, समझ रहे बात को। तो यही डायग्राम तुम्हें बनाना है, क्लियर है। ये बहुत ईजी डायग्राम। अब तुम्हें इससे कुछ एमसीक्यूज कई बार पूछ देते हैं कि तुम्हारा कौन से स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, तो वो तुम्हारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। मैं तुम्हें डायग्राम से समझा दिया, एमसीक्यू समझिए। हार्ट बहुत मुश्किल चीज होती है समझ, इसमें तो मैं बहुत इजी समझा दिया, वेना कावा से अंदर गया, यहां से घूम के निकल गया, फिर पल्मोनरी वेन से अंदर गया, एरोटा से निकल गया, समझ रहे हो। इससे इजी नहीं हो सकता डायग्राम, तो कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। 25 साल का एक्सपीरियंस से बनाया गया है, क्लियर बात है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, अब यहां पर तुम्हें बोला जाएगा, अब यहां पर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, इससे क्वेश्चन आते हैं इन वेरियस पाथवेज, ये तुम कर लेना भाई कि कहां पर ये पूरा डायग्राम कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पायरुवेट का आगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, फिर मसल सेल्स में क्या होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से होता है, ठीक है। उसके तुम्हारा फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन कभी कभी आता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आगे तुम्हारा कोई डायग्राम है, हार्ट वाला डायग्राम मैंने बता दिया, ये आता है। ये वाला नेफ्रॉन का डायग्राम आता है। उसका तुम्हारा क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम आता है, ध्यान रखना, जो आता है वही बता रहा हूं। उसका तुम्हारा डबल सर्कुलेशन का डायग्राम कई बार आता है। उसका तुम्हारा क्या रेस्पिरेशन का डायग्राम आता है, उसका स्टोमाटा, इसके अलावा डायग्राम नहीं आता, ठीक है। इतना ही तुम कर लो, इनका डायग्राम कर लेना, क्लियर होता है, टाइम है तो कर लेना, ठीक है। इससे बाहर नहीं आने दूंगा। उसका तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन में क्या आता है, देखो ध्यान देना, इस चैप्टर में तुम्हारा क्या आता है मैं क्लियर बता दे रहा हूं। इस चैप्टर सबसे ज्यादा तुम्हारा एग्जांपल आएगा, एग्जांपल नंबर 1 तुम्हारा इससे सिर्फ आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल आएगा, सब न्यूमेरिकल आएगा। इससे सबसे पहले तुम्हारा पहला न्यूमेरिकल क्या आएगा, सबसे पहले 9.1 तुम्हारा जो एग्जांपल है ये तुम्हारा आएगा, ये कन्वेक्स मिरर वाला तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा। फिर एग्जांपल नंबर 9.2 वाला तुम्हारा आएगा, तो तुम्हारा कन्वेक्स लेंस वाला शायद न्यूमेरिकल था, ठीक है, वो इन कनकेव लेंस, कनकेव मिरर वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा आएगा, ये दोनों न्यूमेरिकल तुम्हारे आएंगे, ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, अब लेंस वाला न्यूमेरिकल तुम्हारा देखो, अब कनकेव लेंस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो वाला तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा 5 से 3 नंबर का। और उसको तुम्हारा उसके बाद तुम्हारा क्या कि तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑन कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये तुम्हारा दोनों न्यूमेरिकल, इतने न्यूमेरिकल तुम्हें 4 न्यूमेरिकल जनरली पेपर में एनसीईआरटी के एग्जांपल से न्यूमेरिकल डाला जाता है। तो ये 2 न्यूमेरिकल तुम्हारे आ जाएंगे, मतलब 2 4 न्यूमेरिकल टोटल तो आ जाएंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि राइट रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको तुम्हारा क्या कनकेव लेंस वाला क्वेश्चन एकदम आएगा, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर वाला। उसका तुम्हारा क्या इन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस, ये सारे क्वेश्चन जितने न्यूमेरिकल है सारे तुम भाई तुम कर लेना। इस चैप्टर से अगर कोई जाएगा तुम्हें डेफिनेशन नहीं पूछेगा व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ना तुम्हें क्या करेगा न्यूमेरिकल उठा के दे दिएगा, ठीक है, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला से और मैग्निफिकेशन से। तो ये न्यूमेरिकल तुम प्लीज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल आया था कि पावर डायोप्टर वाला पावर ऑफ लेंस, तो उससे रिलेटेड तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा। ये भी तुम्हारा पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है, ये दोनों तुम कर लेना। कुछ एमसीक्यूज, इससे एमसीक्यू कम बनते हैं, 2 एमसीक्यूज मैंने दे दिए, इतना तुम कर लेना। और यहाँ पर थोड़ा सा आओ, यहाँ पर भी कुछ एमसीक्यूज मैंने दे दिए, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज है कि लेंस किससे बना सकते हैं, किससे नहीं बना सकते, तो क्ले से नहीं बना सकते, ये कुछ एमसीक्यूज है, ये तुम कर लेना एनसीईआरटी के एमसीक्यूज। अब हम लोग आते हैं एसएसटी पे, ठीक है। हम लोग आएंगे एसएसटी पे, तुम्हारा सबसे पहले पावर शेयरिंग। अब हम लोग आते हैं तुम्हारे एसएसटी के पहले चैप्टर जो तुम्हारा पावर शेयरिंग है, जो तुम्हारा सिविक्स का छोटा सा चैप्टर है, मैं जो बताऊंगा डायरेक्ट आ जाएगा, पहले समझ लो, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा क्या व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये तुम्हारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे
5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्लियर वाली बात है। उसमें तुम्हारे स्टेट वन प्रेडेंशियल एंड मोरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, ये क्वेश्चन इससे भी क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है भाई, कुछ गिन के क्वेश्चन है, वही तुम कर लोगे, हम बिल्कुल किंग बन जाओगे। कुछ गिन के क्वेश्चन इसमें, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है, इतना कर लोगे हो जाएगा काम, ठीक है। उसका तुम्हारा व्हाट इज मेजोरिटिज्म, वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटिज्म जो तुम्हारा श्रीलंका में हो गया था वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं वो स्टूडेंट हो रह चुका है सिस्टम में जिसने बोर्ड एग्जाम में 93 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे हैं एसएसटी के पेपर। क्लियर वाली बात है। मेरे स्कूल में पूरा कोई नहीं था, बोर्ड के पेपर है, बोर्ड का कितना हार्ड पेपर होता है तुम्हें पता है एसएसटी में, उतने नंबर फोड़ रखे थे। मैं जो बोलूंगा डायरेक्ट छपेगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, मेंशन द लैंग्वेजेस आर डोमिनेंटली प्रेजेंट इन बेल्जियम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका तुम्हारा एक्सप्लेन मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, उसका तुम्हारा एकोमोडेशन इन बेल्जियम पे रिलेटेड क्वेश्चन। उसका तुम्हारा एक्सप्लेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में होता है पावर शेयरिंग, ठीक है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट का तुम्हारा मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। क्लियर बात है। उसका तुम्हारा क्या, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तुम्हारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसमें तुम्हारा पावर शेयर होता है। क्लियर बात है, वो तुम्हें एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, पावर शेयरिंग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें तुम्हारा क्या होता है, श्रीलंका के बारे में तुम्हें दिया हुआ, अब बोल रहा तुम्हें कि हु वेयर श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, व्हाट देयर परसेंटेज कितना था, तो यहाँ परसेंटेज वगैरह दिया कि 74% था। अब तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि 74% स्पीकिंग करते हैं। यही कुछ क्वेश्चन है तुम्हें जो बराबर लिखे, मैं समझा लूंगा, टाइम जाएगा। तो इस तरीके के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा गूगल से देख प्रैक्टिस करें, कहीं से करें, ये कर देना। पहली बार तुम देखोगे दिक्कत हो जाएगी, तो ये तुम प्रैक्टिस करके रखना, एकदम इससे बाहर नहीं आएगा। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ऐसा टाइप का ही बनेगा, तुम कर लोगे। क्लियर वाली बात है। ये तुम्हारा 5 नंबर का बनता है। क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, राइज ऑफ नेशनल हीरो, बच्चों को इससे बहुत डर लगता है, मैं गिन के बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हु वेयर मरीन एंड जर्मेनिया एंड व्हाट वेयर द इंपॉर्टेंट वे इन विच देयर पोर्ट्रेड, हु वेयर मरीन एंड जर्मेनिया, इससे क्वेश्चन आता है। ये वाला लाइन जो तुम्हें दिख रहा है, इससे क्वेश्चन जनरली पेपर में आता है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इज गुस्सिपी मजानी पे तुम्हें 3 पॉइंट याद, अब इन पर तुम्हें 3 पॉइंट याद होने चाहिए, ध्यान रखना, इस पे तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। पहला गुस्सिपी मजानी, जिसने यूनिफिकेशन ऑफ इटली कराया था, ठीक है। ऑटो पेन बिस्मार्क, जिसने जर्मनी का यूनिफिकेशन कराया था, इसके बारे में तुम्हें पता है। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में तुम्हें 3 पॉइंट पता होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ वेना, भाई साहब छप गया, इसके बारे में 3 से 5 पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रेडरिक सोरिया पेंटिंग के बारे में 3 पॉइंट पता होना चाहिए। ये पेंटिंग तुम्हें दे दी जाएगा, इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, किसकी पेंटिंग है तुम्हें बताना पड़ेगा, फ्रेडरिक सोरिया की पेंटिंग है। क्लियर वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में तुम्हें पूछेगा। यूनिफिकेशन पहले तुम्हें जर्मनी के बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा, ऑटो वन बिस्मार्क ने कराया। फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ, जो तुम्हारा गुस्ताव मजानी ने कराया। उसके बाद तुम्हारा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कैसे हुआ, ठीक है। अब तुम्हें ये फोटो दीजिएगा, बोलेगा इसका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वेना साइन हो रही है 1815 वाली। तो ये कुछ पिक्चर्स इंपॉर्टेंट जो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसका तुम्हें डिफाइन तुम्हें पता होना चाहिए, फेमिनिस्ट, एलिगोरी, रोमांटिज्म, कंजर्वेटिज्म। उसके बाद तुम्हारा क्या, नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। व्हाट इज द चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर इफेक्टिव इन देयर टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम कर लेना एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, जो बताऊंगा यही है। व्हाट हैपेंड इन इकोनॉमिक हार्डशिप इन 1830s इन यूरोप, ठीक है। वहां फूड वगैरह की शॉर्टेज हो गई थी। उसका तुम्हारा एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय 1848 रेवोल्यूशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा का व्हाट इज द नेशनल टेंशन इमर्ज इन बल्कन वाला क्वेश्चन जनरली ये तुम्हारा बोर्ड लेवल तक आता है। क्लियर, बोर्ड लेवल तक इसको तुम कर लेना, बल्कन रीजन। अब बोलेगा, आप देखो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइडेंटिफाई द पेंटिंग ऑफ द ऑप्शन। अब ये पेंटिंग दे बोला ये क्या चीज है, क्या बोल रहा है। अब देखो जैसे ही तुम पेंटिंग देखो तुम समझोगे ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, जो तुम्हारी बुक में दी हुई है। बाकी कोई चीज नहीं है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, डूमा, रिच स्टैग, ये सब कुछ नहीं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इसमें गलत ऑप्शन 3 देंगे, एक सही रहेगा, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तुम्हारा एसएसटी में आता है। उसको तुम्हारा हाउ इज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक रेस्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म क्या था, उसको तुम हु वेयर प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, ठीक है। तो विक्टर इमैनुअल 2 था, ठीक है। उसका तुम्हारा व्हाट स्टेप देयर द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज अमंग फ्रेंच पीपल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो कर लोगे, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या, डेवलपमेंट इजी चैप्टर है, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उन्हीं से मैं तुम्हारा सबसे पहले तुम्हें कुछ डिफाइन याद होना चाहिए। डिफाइन डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट होता क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर मान लो मेरे घर में 4 लोग रहते हैं, तो 4 लोग का टोटल क्या है, मतलब उसका पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे। मान के चलो मेरे 4 लोग रहते हैं, 4 लोग मिला के तुम्हें मान के चलो कि 1 लाख कमाते हैं, ठीक है। 1 लाख कमा रहे हैं, तो 1 लाख कमा रहे हैं, तो 1 लाख कमा रहे टोटल, ठीक है। अब 1 लाख कमा रहे हैं तो 4 लोग हैं, 1 लाख कमा रहे तो तुम 4 से इसको डिवाइड कर दो, तुम्हारा 25,000 आ जाएगा, तो तुम्हारा पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। तो ये पर कैपिटा इनकम उसका तुम्हारा एवरेज इनकम। अब टीचर क्या करते हैं, मजाक करते हैं बच्चों से कि पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम एक ही चीज होती है, उन्हीं को बोला जाता है। बच्चे बोलते हैं टीचर बोलते हैं व्हाट इज एवरेज इनकम, बच्चा फंस गया, भैया एवरेज इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम को ही एवरेज इनकम बोलते हैं। क्लियर है बात है, वो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इज HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट इज IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसका तुम्हारा
क्या है, व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने बच्चे एक टाइम पे स्कूल जा रहे हैं इन अ कंट्री, हमारे देश में कितने परसेंट बच्चे स्कूल जा रहे हैं इन अ कंट्री, उसको नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। उसका लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे बच्चे तुम्हारे जैसे स्कूल में, मतलब कितने पढ़े लिखे रोड है कंट्री में, उसको लिटरेसी रेट बोलते हैं। ठीक है, उसका तुम्हारा एक्सप्लेन द डेवलपमेंटल गोल्स, भाई साहब छप गया, इन डिफरेंट पीपल। सबसे पहले ध्यान रखना डेवलपमेंटल गोल की जब भी बात आएगी, सबसे पहले तुम्हारा क्या आएगा, पहला अर्बन एम्प्लॉयड यूथ का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा। अर्बन एम्प्लॉयड यूथ का मतलब डेवलपमेंट गोल क्या है, अर्बन मतलब तुम्हारा क्या, जो सिटी में रह रहा है। अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड मतलब कि उसके पास जॉब नहीं, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, उसको जॉब मिल जाए, बात खत्म है भाई। अब मान लो कि ए बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, रिच मतलब क्या, अर्बन मतलब हमेशा जान लेना कि सिटी होता है, सिटी होता है अर्बन का मतलब। ठीक है, अब रिच बॉय फ्रॉम अर्बन फैमिली क्या रहेगा, वो क्या सोचेगा कि मेरा एक बिजनेस खड़ा हो जाए, वो सोचेगा कि अब्रॉड जाकर हम पढ़ाई कर ले, मतलब विदेश जाकर हम पढ़ाई कर ले, अगर अच्छा डेवलपमेंट हो सकेगा, वो सोचेगा मेरी फादर मेरे को मर्सिडीज दिला दे, तो ये भी डेवलपमेंट गोल हो गया। तो कोई भी डेवलपमेंट तुम सोच के लिख सकते हो। क्लियर, एक गर्ल फ्रॉम अर्बन रिच फैमिली, तो ये तुम्हारा सारा आएगा। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा विलेज, अब रैंडरेस रूरल लेबर, प्रॉस्पेरियस फार्मर फ्रॉम पंजाब, उसके बाद तुम्हारा क्या, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन ग्रोइंग क्रॉप्स। अब ग्रोइंग क्रॉप उस जगह खेती वगैरह अच्छी है, तुम सोच के बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डेवलपमेंट गोल आएगा, तुम ध्यान रखना, ये वाला गोल डेवलपमेंटल गोल एकदम इंपॉर्टेंट आएगा पेपर में। ठीक है, उसके तुम्हारा क्या, कि उसके तुम्हारा क्या, व्हाट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम तुम्हारा क्या होता है, तुम देख सकते हो। उसका तुम्हारा पर कैपिटा इनकम मैंने तुम्हें बताया, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। व्हाट इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। भाई साहब ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे बोर्ड लेवल तक आता है, इसको तुम अच्छे से करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर हमेशा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। आगे तुम्हारा क्या, व्हाट इज द रेस्पेक्ट दैट द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी, यूएनडीपी ध्यान रखना, यूएनडीपी टू फॉर्म मेजरिंग अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक यूएनडीपी है और एक वर्ल्ड बैंक है। अब ये दोनों क्या करते हैं ना, कंट्री को नापते हैं, मतलब बोलता है ना, जज करते हैं किसी को कि कौन कंट्री कितना डेवलप्ड है। ठीक है, तो यूएनडीपी जब किसी कंट्री को नापता है तो वो किस पे नापता है, हेल्थ पे नापता है कि उसमें कितने हेल्दी लोग हैं, एजुकेशन कितने दिमाग वाले लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, और तीसरा इनकम कितनी, उनके पैसा कितना कमा रहे हैं। तो ये तीन चीजों पर नापता है। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक नापता है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, उसको सिर्फ अब जो वर्ल्ड बैंक बोलता है, वर्ल्ड बैंक सुनी के लग रहा था, वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम के बेसिस पर लोगों को नापता है, मतलब कंट्री को नापता है। लेकिन जब यूएनडीपी तो ये थोड़ा अच्छा है, ये बोलता है हेल्थ भी हम देखेंगे, एजुकेशन भी देखेंगे और इनकम भी देखेंगे, हमें से भी एक चीज। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक देखता है, एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक किस पे देखता है, तो एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम पे देखता है। ठीक है, क्लियर वाला बात है, एवरेज इनकम और पर कैपिटा जो एक ही चीज होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है, केरला में तुम्हारा कुछ, केरला लोअर पर कैपिटा इनकम केरला क्यों होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना। क्लियर बात है, मैं समझाऊंगा, टाइम जाएगा। उसका कुछ एमसीक्यूज वगैरह होते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री जनरली डिटरमाइंड बाय क्या, तुम्हारा पर कैपिटा इनकम से होता है, एवरेज लिटरेसी रेट से होता है, उसके बाद हेल्थ से होता है, तीनों से होता है। सही बात है, ऑल ऑफ द अबव से आंसर ये एनसीईआरटी का आता है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैव बेटर परफॉर्मेंस इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। अब श्रीलंका का थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस है, पता नहीं क्यों लिखा, मेरे को तो लगता है कि ठीक है श्रीलंका ही होना चाहिए। ठीक है, एज्यूम, अब यहां पर बोलेगा पर कैपिटा इनकम निकालने के, तो तुम जोड़ के निकाल दोगे सारा, तो ये मैं कैलकुलेट करने नहीं जाऊंगा, तुम जोड़ के निकाल सकते हो। क्लियर वाली बात, इससे क्वेश्चन जनरली आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में। थोड़ा सा मैं कलर बदल लेता हूँ, कलुआ कलर क्यों लग गया यार, हाँ ठीक है, येलो कलर। ठीक है, अब येलो कलर मिल गया। अब हम लोग आते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस पर तुम्हारा सबसे पहले डिफाइन क्या, व्हाट इज रिसोर्स, फिर तुम्हारा क्या, व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई साहब छप गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस दैट फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि हम प्रेजेंट जनरेशन के नीड को तो फुलफिल कर रहे हैं, अगर इतना पानी है तो हम खुद भी पी रहे हैं, बचा के भी रख रहे हैं, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, ये कुछ डेफिनेशन तुम्हारे आएंगे। उसका तुम्हारा डिस्क्राइब एजेंडा 21 आता है पेपर में, उसका डिस्क्राइब रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ये भी तुम्हारा आता है। उसका टाइप्स ऑफ सॉइल्स पे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, 3 पॉइंट याद रखना। अगर तुम्हारा ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल के बारे में 3 पॉइंट याद रखना। एलुवियल सॉइल है तो 3 पॉइंट याद कर। एलुवियल सॉइल 2 टाइप के होते हैं, एक तुम्हारा खादर होता है, एक भांगर होता है। खादर क्या होता है, न्यू एलुवियल, भांगर ओल्ड एलुवियल। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है कि एरिड सॉइल क्या होता है, लेटराइट सॉइल क्या होता है, उसका तुम्हारा क्या है, रेड येलो सॉइल क्या होता है, और फॉरेस्ट सॉइल क्या, ये कहां पर पाया जाता है, इसका क्या होता है, मतलब कि तुम्हारा इसका, अब जैसे तुम्हारा क्या होता है, अब ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ कहाँ पर पाया जाता है, प्लेसेस कहाँ पर पाया जाता है। दूसरी चीज के फीचर्स क्या होते हैं, इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की बहुत अच्छा कैपेसिटी होती है। क्या क्या उगाया जाता है, कॉटन उगाया जाता है, समझ रहे हो, ये कुछ चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या, डिफाइन रिसोर्स प्लानिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और व्हाट वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, उसका डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, उसका तुम्हारा क्या, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या होता है, गली इरोजन और स्ट्रीट इरोजन, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरिया, हिली एरियाज में सॉइल इरोजन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर वाली बात है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट आएगा। उसका तुम्हारा क्या है, नेम द स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल, आप स्टेट कौन कौन सा जिसमें ब्लैक सॉइल पाया जाता है एंड कौन सा क्रॉप इसमें उगाया जाता है। मैंने तुम्हें बोला कॉटन उगाया था, कॉटन उगाया था ब्लैक सॉइल में, याद रखना भाई साहब। ठीक है, उसका व्हाट आर द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन रिवर डेल्टा, कभी भी रिवर डेल्टा का बात आ जाए, कभी भी रिवर का बात है, समझना एलुवियल सॉइल, तो ये रिवर एलुवियल सॉइल। अब उसका तुम बोलेगा, तो मैं 3 फीचर बता रहा हूं। ठीक है, उसको तुम्हारा एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये क्वेश्चन कई बार आता है, 60-61 में कई बार आ जाता है, जनरली नहीं आता लेकिन आ जाता है। ठीक है, 5 नंबर का।
अब तुम्हें बोला व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक मतलब क्या, जो तुम्हारा क्या है जिंदा है, लिविंग बीइंग, और एबायोटिक मतलब क्या है, जो कि तुम्हारा पत्थर वगैरह, जो एबायोटिक जो जिंदा नहीं है। तो तुम्हारा क्या है कि जो भी तुम नॉन लिविंग है उसको एबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, ऑन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लेबल द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल तुम्हें लेबल करना है, जैसे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लिटरल सॉइल, एरिड सॉइल। तो ये तुम देखकर लेबल करने तुम्हें आना चाहिए। मैप दे देते हैं, बोलता है लेबल करो, ये फॉरेस्ट सॉइल कहां है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा फॉरेस्ट सॉइल यहाँ पर है। क्लियर वाली बात है। तो ये सारे सॉइल तुम्हें लेबल करने चाहिए। यहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल भी होगा, मैं तुम्हें बताता रहूं, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल थोड़ा कम आता है, लेकिन जनरली आता है एलुवियल पूछ देगा, ब्लैक पूछ देगा, तो तुम्हें मैप बनाना पड़ेगा। मैप तुम्हारा यही आएगा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या, हाउ वी हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ वी हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू द मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या, अब तुम्हें एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, अभी केस स्टडी दे दिया, व्हाट इज ग्राउंड वाटर ओवर यूज। ग्राउंड वाटर ओवर यूज के सर तुम बना के भी ये सारे क्वेश्चन लिख सकते हो, केस स्टडी वाले जो रहते हैं बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो केस स्टडी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है कि कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, तो ये तुम कर लोगे। ये तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि तुम्हारा क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन तुम्हारा पंजाब। तो ओवर इरिगेशन मतलब क्या कि ज्यादा पानी से सिंचाई कर दे रहे। उसका तुम्हारा क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरेस कल्टीवेशन। अब टेरेस कल्टीवेशन का, टेरेस का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए छत होता है। तो अब छत में कहां पर हो सकता है, तो उत्तराखंड ही थोड़ा हिली एरिया, उत्तराखंड, हरियाणा तो नहीं है, पंजाब तो नहीं है, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश तो नहीं, उत्तराखंड हिली एरिया तुम्हें पता होना चाहिए। तुम वहां पर टेरेस कल्टीवेशन, क्योंकि पहाड़ के ऊपर जब प्लांटेशन करते हैं, मान के चलो टी उगा रहे हैं या फिर कुछ भी उगा रहे हैं, पेड़ उगा रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलता है टेरेस कल्टीवेशन, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड। तो महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल फाउंड होता है, तो ये तुम्हें पता नहीं, ब्लैक सॉइल पूछ रहा है, ब्लैक सॉइल पर इतना तुम कर लोगे, सिस्टम किंग बन गए, इससे बाहर तुम्हारा नहीं आएगा। तीनों का लेना, मैथ्स एंड हिस्ट्री तीनों का लेना। इन क्वेश्चन को अगर तुम कर लोगे पीरियोडिक टेस्ट में, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे हो जाएगा, तुम आ गए, मेरी गारंटी। आंसर नहीं मिलेगा गूगल से कोई लेना। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।